फंक्शन में नहीं जा रहे हैं, बल्कि आज हम अपने उत्तराखंड के जा रहे हैं। वहाँ पर हमारे उत्तराखंड के लोग जो हमारे उत्तराखंड के बारे में सोच रहे हैं उनको समर्थन देने जा रहे हैं। हम भी अपनी कुछ बात रखेंगे वहाँ पर, वो उनकी भी सुनेंगे। तो हम सब जा रहे हैं, सब बैठे हुए हैं और हमारे साथी भी बैठे हैं। तो मिलते हैं वहाँ सीधा जंगल मंतर। हेलो, आज हम लोग जनपद जंतर मंतर जा रहे हैं। उत्तराखंड की मीटिंग है और उसमें सब जितने भी उत्तराखंडी हैं उसमें शामिल होने जा रहे हैं, भाग लेने जा रहे हैं। देखते हैं क्या क्या होता है करके। हम लोग किदवई नगर से आए हैं, मीटिंग में जा रहे हैं। और क्या क्या होने वाला है वहाँ पे, क्या क्या मतलब कुछ मीटिंग में कुछ बातें बातें होंगी वहाँ पे, उनकी सुनेंगे हम। हमारे उत्तराखंड से जो लोग आए हैं जैसे दोस्तों, आज मैं पहली बार जा रही हूँ जंतर मंतर, और जनपद भी रास्ते में पड़ा था, वहाँ पर भी पहली बार ही आई। तो जो है देखते हैं क्या होता है जंतर मंतर की मीटिंग में। इसी बहाने जनपद भी देखा जाएगा, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है, और मीटिंग भी अटेंड हो जाएगी। दोस्तों, जंतर मंतर बाहर से ही दिखा रही हूँ, क्योंकि हमारी मीटिंग जंतर मंतर के अंदर नहीं है, बाहर ही है। समर्थन में अभी जा रहे हैं, पहुँच रहे, देखते हैं कौन कौन आया है, है ना, कौन कौन मिलता है वहाँ पे, कौन कौन मिलता है। अरे कहाँ गए बाकी बाकी, अरे कहाँ गए भैया, हमारे साथी पीछे रह गए। हम लोग पहुँच चुके हैं। हाँ, नमस्कार बहनों, आज यहाँ पर जंतर मंतर में आ रखे हैं सब लोग। थोड़ा सा बताना जरा क्या मकसद है आने का। नमस्कार जी, आज हम लोगों का जंतर मंतर आने का एक ही मकसद है, उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्रों में 5th शेड्यूल लागू हो, जिसकी वजह से हम सारे उत्तराखंडी जंतर मंतर पर एकजुट हो रहे हैं। और जिस हमसे जो छीने गए अधिकार हैं वो वापस हो। 5वीं अनुसूचित जाति के लाभ हैं, जैसे रोजगार, महिला सुरक्षा, भाषा एवं संस्कृति संरक्षण परिसर, रोजगार के साथ घर वापसी, और जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार हो। तो हम आज सभी उत्तराखंडी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हो रखे हैं, इसी अपनी मांगे रखने के लिए। देखते हैं हम आज यहाँ पर हमारी कितनी बात सुनी जाएगी और कितनी मांगे रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दगड़ियों को भी बोलना कुछ, अरे तुम भी कहो कुछ ना, नहीं बोलनी थी। 70% से ज़्यादा हो चुकी है। उस माइग्रेशन के लिए रिवर्स माइग्रेशन की मांग कर रहे हैं भारत सरकार से भी और राज्य सरकार से भी, क्योंकि बिल रिकमेंडेशन राज्य सरकार से जाएगा। तो एक हमारी पूरी रिसर्च टीम ने ये एनालिसिस करा है। उसके बाद हम लोग मांग पे एक मांग पत्र सबको सौंपेंगे, एक लेटर भी सौंपेंगे कि हम जितने भी उत्तराखंडी लोग बाहर रहते हैं वो रोजगार के साथ घर वापसी करना चाहते हैं। और जैसे कि 5th शेड्यूल है, ये 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस आपको 3 लाख लोगों को, परिवारों को नदी और जंगल से रोजगार, 50% का सेंटर में आरक्षण, सॉरी नॉट सेंटर, स्टेट में, और 7.5% सेंटर में आरक्षण मिलेगा। तो नौकरियां होंगी, लोग नौकरियां पाने के लिए अपने घर वापस जाएंगे। तो ये आज की डेट में जो लड़ाई है वो है घर वापसी का। और घर वापसी क्यों करनी है? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि सेव उत्तराखंड का मतलब है सेव हिमालय, तो हमारे हिमालय की जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हिमालय को बचाने के लिए हम उत्तराखंडियों को घर वापसी करना ही पड़ेगा। तो साधन जो है वो रोजगार है। तो ये हिमालय बचाओ का आंदोलन आप समझिए कि हिमालय सेव हिमालय की लड़ाई है। धन्यवाद।
हालांकि अभी थोड़ा सा जब मेरे को, क्योंकि हमारे एक महिला है और पूनम टमटा जी, उन्होंने मुझे एक निमंत्रण दिया था कि आप जरूर दिल्ली पहुंचिए। मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि हमें भी पता है कि हम एक पहाड़ी है और पहाड़ी का एक खून जब खोलता है, अपने आजकल देख लिया होगा, चाहे उत्तराखंड की बात करें, बाहर के लोग वहाँ बस रहे हैं छोटी सी जमीन के लिए, और उसके बाद हमारे लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा है और हमारे लोगों को जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है। तो यहाँ पे साथ मेरे साथ दृष्टि जी है। दृष्टि जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने एक दिल्ली में पहाड़ के लोगों को एक एकत्र करा और तमाम नेताओं से आप मिलते गए, आपने एक कहीं ना कहीं चीज देखी कि इस भूमि निवास और उस भूखंड के बारे में। देखिए, एक चीज़ हमें बोलना पड़ेगा कि जब हम बोलते हैं ना संविधान कि बाहर के लोग हमारे यहाँ कब्जा कर रहे हैं, देखिए वो भी भारत के नागरिक हैं और उनको भी हर जगह रहने का प्रावधान है। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि उत्तराखंडी लोगों को ही पहाड़ क्यों दिया ने भगवान ने, हमारे इष्ट देवताओं ने, उनकी रक्षा करने के लिए। तो जो नदियां हैं, पहाड़ हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए कम से कम वहाँ पे उस प्रकार के लोग होने बहुत ज़रूरी, हिमालय लोग होने बहुत ज़रूरी, ताकि डेमोग्राफी चेंज ना हो। दूसरी बात कर लेते हैं, पहाड़ जो है वो उत्तराखंड जो वो देवभूमि है, तो देवभूमि का मतलब वो सिर्फ उत्तराखंड की देवभूमि नहीं है, पूरे भारत की देवभूमि है। और इस जो मूवमेंट है या इस मांग के समर्थन में, जो 5th शेड्यूल की मांग है हमारी, इसके समर्थन में पूरा भारतवर्ष आएगा। अगर बात करें पूरी हिमालय बचाने की, तो हिमालय ही ऑक्सीजन देता है, हिमालय ही पानी देता है, तो उस हिमालय को सुरक्षित रखने का काम पहले हमारा ही है। तो इसीलिए आज जो अगर आप देखेंगे, सेव उत्तराखंड सेव हिमालय, और वो तभी हो पाएगा जब 5th शेड्यूल ट्राइबल स्टेटस मिलेगा, और वो तभी हो पाएगा जब उत्तराखंड के लोग, जो बहुत सारे लोग जो माइग्रेट हो चुके हैं, वही लोग उत्तराखंड की तरफ वापस आएंगे। वो वापस तभी जाएंगे जब उनके पास कोई रोजगार होगा, तो ही तो देश सुरक्षित होगा, तो ही हिमालय सुरक्षित होगा, तो ही उत्तराखंड की संस्कृति सुरक्षित होगा, तो ही उत्तराखंड का पहाड़ सुरक्षित होगा, तो ही उत्तराखंड का हमारी जो बेटियां हैं ST एक्ट के माध्यम से उनकी सुरक्षित होगी। दृष्टि जी, यहाँ पे मथोरी से, चटेरी से, तमाम सब जगह से लोग आए हैं। आप एक निमंत्रण आपका, मेरे को समझता हूँ कि जब भी मैं आपका फोन देखता था तो आपको एक एक्टिव इस तरह से देखता था कि आप छोटी सी अगर सोशल मीडिया का जमाना है, एक वीडियो आती तो आपको तुरंत उसको सोशल मीडिया पर डालना। कहीं ना कहीं जितने दिन से आप लगे थे, आज वो चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि कितना मानते हैं कि कहीं ना कहीं पहाड़ के लोग एकत्र हो रहे हैं। देखिए, एक चीज़ को मानना पड़ेगा कि सोशल मीडिया कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड एकता मंच ने 115 मीटिंगें करी और उसके 15 मीटिंग में सिर्फ बुद्धिजीवी लोगों को ही बुलाया है। और अगर आप नोटिस करेंगे कि इसमें चाहे लेफ्टिनेंट जनरल हो या बहुत बड़े डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, सब इसमें जुड़ गए। तो निमंत्रण, देखिए, मुद्दा जब सबके हित का हो तो लोग एकत्रित हो जाते हैं। आप इसको ऐसा फील करेंगे, यही इसी प्रकार का मुद्दा राज्य आंदोलन होता है। राज्य सबको चाहिए, इसीलिए रिवर्स माइग्रेशन सबको चाहिए, नौकरियां सबको चाहिए, पहाड़ सबके लिए सुरक्षित। तो ये सबके लिए कॉमन लड़ाई है, और हम जो है वो नॉन पॉलिटिकल मंच है हमारा। आप देखता है कि जो अभी बाहर के लोग भी थे अपनी मांगने के लिए, कई बार आप ऐसे लोगों से मिले जिनका मिलने के लिए बड़े नामुमकिन होता, लेकिन आपने संघर्ष ऐसा किया कि मैं एक उत्तराखंडी के नाते से, आपको एक पत्रकार के नाते से, एक उत्तराखंडी के नाते से कहीं ना कहीं आपने दम दिखाया कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं पहाड़ में भी एक इन चीज़ों को माना जाता है। नहीं, वो तो देखो ऐसा है, मैं तो एक थोड़ा सा होता ना पोस्टमैन, चिट्ठी पहुँचाने वाला व्यक्ति। इस पोस्टमैन के पीछे बहुत सारी चिट्ठियाँ, बहुत सारे वो हैं, बहुत बड़ा संगठन है, पूरे भारत में 64 से ज़्यादा यूनिट है। हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हम किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि हमें सरकार की मदद चाहिए, चाहे राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो। इवन हम विपक्ष के भी खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि विपक्ष का भी हमें सारा चीज़ मुद्दे को सरकार तक पहुँचानी है। तो हमारी जो आइडियोलॉजी है वो गांधीवादी विचारधारा पे है। हम किसी भी हालत में कोई इस प्रकार का मूवमेंट नहीं उठाते जिसकी वजह से असंवैधानिक, तो संवैधानिक दायरे में रख के मांग रहे हैं। आपने तमाम सभी नेताओं को निमंत्रण दे रखा है, कहीं ना कहीं भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के, तमाम के सबको निमंत्रण दे रखा आपने। आपके मतलब माइंड में ये था कि हमें सबके साथ लेकर चलना। देखिए, निमंत्रण तो हमने ऑलमोस्ट सबको दिया, लेकिन एक निराशा की बात कहूँगा, क्योंकि मैं पहाड़ी आदमी हूँ तो बहुत जल्दी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों में रहते हैं, वो कहते हैं पार्टी, ये मुद्दा हमारी पार्टी का विरोध में है, तो हम अपनी टिकट इससे खराब नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के जो चाटुकार लोग हैं, जो अपने समाज में अपनी बिटिया की इज्जत लुट जाए, उसके खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हीं के किसी पार्टी का व्यक्ति होता है। तो अब आप इसको ऐसे समझिए कि निमंत्रण तो वो तो चंद लोग हैं, 5-7 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, लेकिन जो उत्तराखंड की जनसंख्या वो करोड़ों है। और उत्तराखंड को प्रेम करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री जो उत्तराखंड को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो आप समझिए पूरा भारतवर्ष उत्तराखंड को प्रेम करता है। तो ये समस्याएं होती हैं और इसको आगे भी हम
झेलेंगे, पर इसका उपाय भी हमारे पास है। आप अगर देखेंगे अभी तो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ नहीं, मेरे हिसाब से 1000 से ज़्यादा लोग आ गए। लेकिन जनता के लिए जो लोग आए हमारे पहाड़ी मुल्क से, तमाम चाहे पौड़ी हो, चाहे टिहरी हो, चाहे चमोली हो, चाहे रुद्रप्रयाग, तो अल्मोड़ा, ये मतलब दोनों गढ़वाल मंडल मुख्यालय से क्या कहना चाहिए लोगों के लिए? देखिए, हमारे उत्तराखंड को जो कई लोग बोलते हैं ना कि उत्तराखंड की सीटें कट रही है, बोलते हैं ना, हमने क्या करना, सीटें कट रही है, किसी की राजनीति जिंदा रखनी क्या हमने? हमारा गांव जिंदा होना चाहिए। हमारे इष्ट देवी देवताओं को जिनकी पूजा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मनुष्य वहाँ जाना चाहिए। तो ये जो पूरी लड़ाई है, ये एक तरह से ऐसा समझिए कि पवित्र भूमि में इष्ट देवताओं ने हमें एक दूत बना के भेजा है और कहा है कि मनुष्य जब घर आएगा तभी मेरी पूर्ण रूप से पूजा होगी। और हम तो मानते हैं अपने देवी देवताओं को, सर्वप्रथम हमारे देवी देवता हैं। ये लड़ाई सिर्फ उनके आह्वान पे है, हमारे देवी देवता के आह्वान पे पहाड़ बसाने की लड़ाई है। तो उत्तराखंड बसाओगे तो हिमालय बचाओगे, और उत्तराखंड के पहाड़ों में देवी देवताएं हैं तो हमारे ईस्ट देवी देवताएं, हमारे बद्री विशाल, केदारनाथ है, गौलजू देवता, सारे देवता वहाँ हैं। तो उनके लिए कम से कम ये तो होना चाहिए, जो आबादी वहाँ से निकल गई अपने रोजगार के लिए, वही रोजगार पहाड़ में मिल जाएगा, तो सब लोग अपने देवी देवताओं के चरणों में रहेंगे। जो देवी देवताओं के चरणों में रहेगा वो सुखी संपन्न रहेगा। शुभ नाम क्या आपका? अनूप बिष्ट। ये थे मेरे साथ अनूप बिष्ट जी, जिनको साफ लिखा है एकजुट एक मुठ। मतलब एकजुट और एक मुठ का मतलब हमारे गढ़वाल में बोल जाता है कि एक दगड़ रोला और सब एक दगड़ चोला। तो वही कहावत करनी कहावत देखिए कि हम एकजुट महिला भी हमारे हम बैठे हूँ, तमाम सब चीज़। एक और है पहाड़ की बेटी, चाहे वो अंकिता भंडारी के लिए हो, तमाम चाहे किसी के लिए भी हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूनम टमटा हमेशा अगर कोई भी आंदोलन होता है तो पौड़ी हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे देहरादून हो, चाहे भू कानून की बात करें, तो पूनम टमटा हमेशा वहाँ पहुँच जाती है। पूनम टमटा का मुझे एक निमंत्रण मिला था मेरे मित्र को, लेकिन मैंने कहा बिल्कुल मैं उसके लिए ज़रूर आऊँगा, मेरे पास समय हो, लेकिन मैंने समय निकाला। समय निकालने वाला व्यक्ति ऊपर वाला है, आना खाली हमें है। टमटा जी, पौड़ी से आप यहाँ पे आए तो किस तरह से देखते हो यहाँ पे आज रैली दिखाई दे रही है? बड़ी दिल्ली में कभी सोचा नहीं था कि हमारे पहाड़ का समाज एकत्र होगा। बिल्कुल, देखिए तो बहुत ही हर्ष की बात है कि आज यहाँ पे दिल्ली में इस मंच पर एक आह्वान पर पूरा पहाड़ समाज। मैं एक चीज जरूर बता दूंगा, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोगों का यहाँ पे साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, अभी आपको भीड़ कम दिख, लेकिन इससे ज़्यादा भीड़ अभी आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि पहाड़ के लोगों को यहाँ पे एकत्र होना पड़ेगा और अपनी महिला से लेकर एक तरफ से यहाँ पे जो नारे लग रहे हैं, जो पहले जो हमें उत्तराखंड बनने के बाद हमारी मांग क्या है? उत्तराखंड के जंगल जमीन पर किसका अधिकार हो? जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, वंदे वंदे मातरम। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। जंगली जानवरों से बचाने की मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। साथियों, हमारी ये नई मांग नहीं है, हमारी जो मांग थी 1935 से हमसे छीन लिया था, ये हमें वापस चाहिए। ये कोई नई मांग नहीं है, ये हमें वापस चाहिए। जो हमसे छीना गया था इसको हम वापस मांग रहे हैं। नया मांग नहीं है हमारी, न इसमें कोई वो है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि आराम से हमें उसी को वापस कर दे, नहीं तो हम इससे बहुत बड़ा आंदोलन कर सकते। आज हम नंदग्राम से आए, भाई साहब, नंदग्राम उत्तरांचल जन कल्याण समिति गाजियाबाद से आए, हम 2 बस से दिखाए। अगर जरूरत पड़े हम 50 भी नहीं आएंगे,
लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आराम से हमें सुकून वापस हो जाए, शांति से हो जाए और हमारा प्रोग्राम मिले हो जाए। धन्यवाद सर। बोलो बोलो। अरे वैसे ही बोल रहे हो आप। उत्तराखंड जिंदाबाद, उत्तराखंड जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, उत्तराखंड जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय भारत। सभी मैं ललित नारायण जोशी नंदग्राम से बोल रहा हूँ और इस समय मैं जंतर मंतर पर आया हूँ और मैं हमारी मांग है उत्तराखंड के लिए, जिससे कि हमारे आने वाले भविष्य में बच्चे अपने घर दरबार पे जा सके ताकि कार्यक्रम और की विधिवत शुरुआत सबका की जा भला हो, सके। ये मैं चाहता हूँ अपने दिल तहे दिल से। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुरोध करता हूं मनमोहन गुसाई जी से, संजय राठौड़ जी से, अश्विनी मंदोला जी से, महावीर राणा जी से, दिनेश टमटा जी से, गजेंद्र चौहान जी से, डॉक्टर अजय रावत जी से, रमेश भट्ट जी से, अनूप बिष्ट जी से, लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह नेगी जी से, सुनील जोशी जी से, हरपाल नेगी जी से, श्याम सिंह रावत जी से कृपया आप लोग मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हेमंत गगौनी जी, प्रदीप राजेंद्र रतोड़ी जी, राम सिंह नेगी जी, मोहन सिंह बिष्ट जी, अमित रावत जी, स्वरूप नेगी जी, धर्म रावत जी, मनमोहन गुसाई जी, लता रावत जी, ज्योति डंगवाल जी। बच्चे जाएगी बताओ जब खुद जाना थे या तो आज इस गुनगुनी धूप में आप लोग जुटे हैं। मैं आप सभी का उत्तराखंड एकता मंच की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता हूं यार जोरदार तालियों से आप लोग अपने लिए बजाएं, क्योंकि इसके है जिसके दिल में टीस थी उसने कदम बढ़ाए और जंतर मंतर तक इस आवाज को पहुंच गया कि उत्तराखंडी चाहे अपने प्रदेश में है, चाहे प्रवास कर रहा हो हिंदुस्तान और दुनिया के अलग अलग जगहों पर, लेकिन उत्तराखंडियत की जो एक सोच है, मूल निवासी होने की एक जो सोच है और हमारी जमीन से हमारी साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज पहली बार मूल निवासियों ने देश की राजधानी लगाने की कोशिश की। चलेगा, हमने उत्तराखंड खैरात में नहीं लिया है, हमने लड़कर लिया है और हमारी नसों में जिनका खून है गवाह है उत्तराखंड का वो आंदोलन जिसने 42 शहादतों के बाद हमें हमारा प्रदेश दिया। तो आज उसी उत्तराखंड आंदोलन के बहुत सारे चेहरे यहाँ पर होंगे जो उस समय उस उत्तराखंड आंदोलन में लड़े होंगे। हम भी थे, हम भावना थी, क्योंकि चारों तरफ कानों में वही चीजें गूंजती थी, तो हृदय से वही आवाज आती थी। उन नारों का मतलब आज समझ आता है, आज उनकी वैल्यू समझ में आती है। तो मैं चाहता हूं कि वही ऊर्जा आज इस मैदान से भी, जंतर मंतर के इस मैदान से भी केंद्र सरकार तक पहुंचे और उनके यहाँ पर हमारे इस बात को सुना जाना चाहिए और इस बात पर बात होनी चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि एक बार हम उसी जय घोष के साथ इस एक जनगीत को शुरू करेंगे। जय उत्तराखंड। अब मैं चाहता हूं आप जनगीत के साथ मेरे साथ जुड़िए और तालियों के ताल के साथ जुड़िए।
जुल्म के अंधेरे लाख रोक रहिएगा और उस लाठी को याद कीजिएगा और तब इस जंगीत के साथ जुड़िएगा कि जुल्म के अंधेरे लाख रोक रहे रास्ते, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई। क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है। हमें इंजन गिनाए जाते हैं, सिंगल इंजन, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, उस रोड ड्राइव पे बात कर रहे, तो हमें उन तक ये बात पहुंचानी है। क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है, वक्त ही बताएगा इनकी हम कौन है, गोली भी इनकी है जो सीने पे खाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। संघर्ष हमारे रगों में है। संघर्ष, हम अगर संघर्षशील नहीं होते तो पहाड़ पे जिंदगी कौन इमेजिन करता है भाई। जहाँ तुम्हारे चढ़ने उतरने में तुम्हारे घुटने दर्द करने लगते हैं वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जहाँ तुम्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। संघर्ष हमारी नियत है, हम संघर्षों से नहीं भागे, है ना। कि दुख तो अथा हमने झेले हैं अनेक दिन, संघर्षों की राह चलकर आएगा वो एक दिन, जिसके लिए रक्त की ये लालिमा बिछाई है, का हिसाब अभी क्या लिया, रामपुर तिराहे का हिसाब अभी क्या लिया, माँ के अपमान का जवाब अभी क्या लिया, माँ के सीने में जो आग है वो कहाँ बुझ पाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लाशों को रौंद कर जो वोट है तलाशती, हम इनके लिए सिर्फ वोट बैंक नहीं है। अब हम इनके लिए सिर्फ 5 सीटें नहीं है कि उत्तराखंड से 5 सीटें आ जाएंगी तो कोई भी आकर के हटाई है, जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, किसकी हिम्मत है जो कुचले जनता के जुनून को, देश को भी सोचना पड़ेगा इस कानून को, सोचना पड़ेगा इस कानून को, देश को भी सोचना पड़ेगा इस कानून को, बदलेगा सब वो जो धारणा बनाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है,
लड़ी ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। भारत माता की, भारत माता की जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। ये कुछ चंद नेताओं की शय पे आकर के हमारे हक को छीन दिया गया और हमें पता ही नहीं चला। हमें पता तब चला जब वो हक जो है एक भीषण बीमारी के रूप में हमारे सामने आज खड़ा है, बेरोजगारी के रूप में हमारे सामने खड़ा है, पलायन की मार के रूप में हमारे सामने खड़ा है। तब जाकर के हमें उस बात का एहसास होता है। तो आज हम इसी पर बात करने आप लोगों से यहां पर आए हैं। तो मैं बिना देरी किए अपने साथी निशांत जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आगे के कार्यक्रम का संचालन वो संभालेंगे। उनसे निवेदन है कि मंच में आ जाएं। और मैं चाहूंगा कि वो अपनी जो बात है, उत्तराखंड की जो बात है, वो आप तक पहुंचाएं। और हमने कोशिश करी है कि अभी तक जो उत्तराखंड के जो लोग थे, पहाड़ के लोग थे, उनको एक शिकायत होती थी कि जो दिल्ली और शहर के जो लोग हैं वो उत्तराखंड में जाकर राजनीति करते हैं। लेकिन हमने क्या करा, आज पूरे दिल्ली एनसीआर के लोग इकट्ठा करें और जो मंच में बोलने वाले लोग हैं वो पहाड़ के लोगों को बुलाया है, ताकि वो सम्मान बरकरार रहे उनका, क्योंकि पहाड़ की बात पहाड़ से होनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि मंडोला भाई जय कुमाऊं, जय गढ़वाल, जय कुमाऊं, जय गढ़वाल, जय कुमाऊं, जय 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 गढ़वाल, जय 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 कुमाऊं, जय गढ़वाल, जय कुमाऊं, जय गढ़वाल, जय कुमाऊं, जय गढ़वाल, जय कुमाऊं, जय गढ़वाल, जय कुमाऊं। इस कि हमारी जो संस्कृति है, पहाड़ की जो सभ्यता है, जो भाषा है, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, वो बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हमें अपने आप से ये प्रश्न पूछना पड़ेगा कि पिछले 24 सालों में क्या हुआ और पिछले 24 सालों में क्या नहीं हुआ। हालांकि आज ये समय नहीं है, पर उचित समय पर उस पर अवश्य ही विचार करना पड़ेगा। और वो अवश्य ही उस समय ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि वो क्या परिस्थितियां रही कि 24 साल के बाद हमें यहाँ पे आकर के इकट्ठा होकर के अपनी संस्कृति बचाने के लिए आना पड़ रहा है। पिछले 24 सालों में हमारे सामने बड़े आर्थिक चुनौतियां आई, जिसके कारण हमारे गांव खाली हो गए, हमें पलायन करना पड़ा, जिसके कारण हमारी संस्कृति पर संकट आ गया है। आज लगभग 2000 से ज्यादा गांव हैं जो घोस्ट विलेजेस हो चुके हैं, जहां कोई नहीं रहता, जहां देवता नहीं पूजे जाते, जहां जागर नहीं लगता, जहां मंडान नहीं होता। वहां की संस्कृति विलुप्त हो गई है और हजारों गांव पर घोस्ट विलेज होने का खतरा मंडरा रहा है। जितने प्रयास किए जाने चाहिए थे इन्हें रोकने के लिए, वो स्पष्ट है मन से तो नहीं हुए हैं। अब यह प्रश्न यही है कि हमारी आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक रक्षा कैसे होगी, क्योंकि परिसीमन एक और ऐसा मुद्दा है जो भविष्य में हमारे सामने आने वाला है। और यही यक्ष प्रश्न आप सबके मन में, हम सबके मन में है, इसीलिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमें हमारे उस यक्ष प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन रास्ता क्या था उसके बारे में स्पष्टता नहीं दी। हम अपने देवताओं के साथ में बात करते हैं उन जागर के माध्यम से, उन मंडाण के माध्यम से। कैलाबिष्ट जो गंगू रंबुला की कथा का पाठ है, मेरी नानी के गांव के जाखड़ी देवता, तो आपको हमारी सामाजिक, हमारी सांस्कृतिक पहचान का स्पष्टता के साथ में संदेश सबको मिलता है कि हम लोग दिखा रहे और मुझे लागू कि प्रयागराज महाकुंभ है पहली आज उत्तराखंड जो अर्ध कुंभ यहाँ जंतर मंतर मनाएगो। सर्वप्रथम मैं यह मंच बची अपन देवभूमि उत्तराखंड सभी देवी देवताओं को प्रणाम करनू और अपन उत्तराखंड महान विभूतियों को, महान शहीदों को यहाँ पर नमन करनू। भी बात उत्तराखंड एकता मंच के आह्वान पर यहाँ पहुंची सभी उत्तराखंड सामाजिक, बौद्धिक और जनप्रतिनिधि और आप सभी उत्तराखंडी जनमानस को मैं महेंद्र सिंह रावत यहाँ पर प्रणाम करनू। पहला
और आप सब लोगों को हार्दिक अभिनंदन करूँ कि आप उत्तराखंड एकता मंच आह्वान पर यहाँ पहुँच रहा। धन्यवाद। और मैं आशा कर लूँ कि उत्तराखंड एकता मंच संगठन नामल आप सब लोग भली भांति वाकिफ भली भांति चिर परिचित हनला आप लोग मेरे बात आप लोगों तक पहुँचो धन्यवाद। और वैसे मैं आशा करता हूँ कि उत्तराखंड एकता मंच के नाम से आप सभी भली भांति चिर परिचित होंगे। उत्तराखंड अधिक लोग समझें कि ये फिफ्थ शेड्यूल है क्या और इसमें आपकी भूमिका कैसे आप लोग सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ आप लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं, जितने भी प्रबुद्ध जन यहाँ पे आए हैं। जिस प्रकार से आपने उत्तराखंड को एक राज्य दिया, पूर्ण राज्य दिया, नॉन वायलेंस तरीके से, कोई वायलेंस नहीं हुआ और बहुत अच्छा राज्य मिला, उसी तरह से हम गिरीश जिन विभूति से मैं आप सभी लोगों को मिलाने जा रहा हूं, मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि अगले कुछ समय अगर आपने उन्हें सुना तो ये आपने स्कूल और कॉलेज के दौरान शिक्षाओं में जितने इम्पोर्टेंट लेक्चर्स लिए होंगे या आज की में सबसे बेहतर लेक्चर होने वाला है। मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूं, मैं स्वागत करना चाहता हूं प्रोफेसर डॉक्टर अजय रावत जी का। उनके बारे में अगर कहूँ तो अजय रावत जी को एनवायरमेंट पे काफी उन्होंने काम किया है और काफी सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वन में मैं आगे अपने व्याख्यान के लिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया आपको संबोधित करें। रावत जी का मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं आप लोगों को। आप जितने भी पीछे जो खड़े लोग हैं प्लीज एक बार बैठ जाइए। आज आपको उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मेरी माताएं बहनें पीछे हैं, प्लीज आगे आके बैठ जाइए। ये आप लोग हैं, एक बार बैठ जाइए प्लीज। मेरे निवेदन है जितने भी लोग हैं 10 मिनट के अंदर एक बार आसन मार के बैठ जाइए। 30 मिनट के अंदर जो इंफॉर्मेशन आपको सप्लाई की जाएगी आप उस इंफॉर्मेशन को उत्तराखंड के जन जन तक पहुंचाइए। आप बैठ जाइए प्लीज एक बार। अभी हमारी 7-8 बसें और आ रही हैं। साथियों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, इसके पीछे एक बड़ा ठोस कारण है। अभी हाल में ही उत्तराखंड सरकार जो है उन्होंने देहरादून में एक पार्क खोला और उस पार्क के बारे में ये निर्णय लिया गया कि जो हमारे भारत के क्रांतिकारी हैं, जो जिन लोगों ने आज़ादी में गांधी जी के साथ नहीं बल्कि क्रांति के माध्यम से जो चाहते थे, करना पड़ेगा सर। हाँ, जो क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे, जो अधिकारी थे उनको 3 नाम नहीं पता थे। उन्हें ये नहीं मालूम था कि उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी है उनमें सहयोग क्रांति के दौरान जिन्होंने आज़ादी का जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय उन्होंने और उसका एक द्वारा जो पैसा उनको अर्जित हुआ उस पैसे से उन्होंने क्रांतिकारियों को सहयोग दिया और क्रांतिकारी लोगों ने थे। आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि महत्व था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल गढ़वाल का जोगड्डा जो जगह है वहाँ के निवासी थे। इन्होंने गडोरिया डिपो जो दिल्ली में है वहाँ इन्होंने डाका डाला और आर्थिक सहायता प्रदान की चंद्रशेखर आजाद इन लोगों को क्रांति के लिए। इसके साथ ही साथ उस समय जब ये डाका पड़ा उसके बाद अंग्रेजी सरकार जो थी वो बहुत ज्यादा सचेत हो गई और अंग्रेज सरकार ने जो क्रांतिकारी लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती की। तो इन लोगों को कोई स्थान नहीं मिल रहा था कि ये जहाँ पर प्रैक्टिस करते गोली चलाने की, राइफल ट्रेनिंग, पिस्टल ट्रेनिंग की। तो भवानी सिंह जी ने फिर सबसे बड़ा योगदान दिया। चंद्रशेखर आजाद और उनके जो क्रांतिकारी साथी थे उन लोगों को जो ट्रेनिंग दी गई, पिस्टल ट्रेनिंग और राइफल शूटिंग की, ये ट्रेनिंग जो है आपके दुगड्डा के जंगलों में दी गई। तो ये था हमारे क्रांतिकारी भाइयों का सहयोग। लेकिन हम लोग जो हैं इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अब हर मंच में हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं जिन्होंने उपलब्धियां बहुत महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में आपको कुछ न कुछ सूचना देते रहूं। इसके अलावा जो बहुत बड़ा योगदान रहा है एक व्यक्ति का
सुभाष चंद्र बोस जी के साथ संबंध बढ़ाने का, वो थे कुलानंद गैरोला। कुलानंद गैरोला जो थे ये 1930-31 में वियना विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना विश्वविद्यालय में वो मेडिकल के छात्र थे। और वो और उनके साथी डॉक्टर कटियार, ये लोग भारत की संस्कृति का प्रसार वहां पर कर रहे थे। उन्हीं दिनों सुभाष चंद्र बोस जी अपना गोल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने के लिए वियना आए, तो इन लोगों ने उनको बहुत सहयोग दिया, इनकी सेवा की। जितने दिन सुभाष चंद्र बोस जी अस्पताल में रहे, ये लोग डेली आके ड्यूटी देते थे और उनको सहयोग देते थे। इसके साथ ही साथ करीब 7-8 दिन सुभाष चंद्र बोस इतने प्रभावित हुए कुलानंद गैरोला और डॉक्टर कटियार से कि उनके हॉस्टल में, उस हॉस्टल में भी उन्होंने कम से कम 7-8 दिन जो है वो इन लोगों के साथ व्यतीत किए। लेकिन इससे भी अधिक योगदान जो कुलानंद गैरोला जी का था वो था द्विभाषिया का, ट्रांसलेटर का। उन्हें कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, जैसे इटालियन जानते थे वो, रशियन जानते थे, जर्मन जानते थे। तो सुभाष चंद्र बोस से जितने भी वीवीआईपी या बड़े राजनीतिक विश्व के मिलने आते थे, तो उनका ट्रांसलेशन का काम जो था वो कुलानंद गैरोला जी करते थे। कुलानंद गैरोला और इनके साथ डॉक्टर कटियार, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर स्वाधीनता दिवस भी मनाया वियना में, जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब भारत गुलाम था उस समय उन लोगों ने स्वाधीनता दिवस बनाया। और इसके साथ ही साथ एक ओरिएंटल ट्रेडिंग सेंटर भी बनाया, जिससे भारत के लोग, जो यहाँ के छोटे व्यापारी जो है वो जर्मनी, सेंट्रल यूरोप और जनूब घाटी जो है वहाँ के साथ व्यापार कर सके। तो ये था इन लोगों का योगदान। अभी आपने पढ़ा होगा 4-5 साल से ये बात स्पष्ट हुई है कि आजाद हिंद फौज अगर नहीं होती तो भारत को स्वतंत्रता नहीं मिलती। और ये बात किसने कही? इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे 1945 में, जिस समय विश्व युद्ध समाप्ति पर था, क्लेमेंट एटली 1951 में भारत आए। और जब वो कलकत्ता गए तो वहाँ के जो गवर्नर थे वो पहले चीफ जस्टिस रह चुके थे। उन गवर्नर साहब ने एटली से पूछा कि साहब, द्वितीय विश्व युद्ध में आप पूर्ण रूप से सफल हो गए थे, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन असफल हो गया था, तो उसके बाद तो आप क्यों भारत को छोड़ के गए? तो उन्होंने कहा सिर्फ आजाद हिंद फौज। उनका एक ही उत्तर था, आजाद हिंद फौज। और आपको मालूम है कि आजाद हिंद फौज में सबसे बड़ा योगदान किसका है? हमारे गढ़वाल के निवासियों का, हमारे उत्तराखंड के निवासियों का। 2 वेल ट्रेन्ड बटालियन जो थी, जो 2 वेल ट्रेन्ड कंपनीज थी, 2x18 और 5x18 गढ़वाल राइफल्स, उन्होंने आजाद हिंद फौज ज्वाइन की थी। करीब लगभग आप ये कह सकते हैं 2600 से ज्यादा लोग जो थे वो आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए थे। और सुभाष चंद्र बोस जो था, उन्हें गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपालियों के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था, उनकी स्वामी भक्ति पर, उनके समर्पण पर, उनकी वीरता पर। उन्हीं दिनों गढ़वाल के, अगर आपने जोशी अंग रक्षक थे सुभाष चंद्र बोस के, क्या थे? अंग रक्षक सुभाष चंद्र बोस के। तो आप लगा सकते हैं कि वो कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे जिनके ऊपर सुभाष चंद्र बोस जी को बहुत ज्यादा विश्वास होगा। तो वो बताता हूँ, उन्होंने 1968 में एक लेक्चर दिया था। उस लेक्चर का सारांश ये है, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को व्यक्तिगत रूप से बताया कि अगर मुझे कुछ जातियों से, कुछ लोगों पर बहुत ज्यादा विश्वास है और जिनकी वीरता का मैं कायल हूँ, जिनकी स्वामी भक्ति का मैं कायल हूँ, वो है कुमाऊं, गढ़वाल और गोरखा लोग। तो ये हमारी वीरता थे। अब इसके साथ ही साथ विश्वास था उत्तराखंड के लोगों पर। तो जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल था सिंगापुर में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के जो कमांडर थे वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल चंद्र सिंह नेगी, जो गढ़वाल निवासी।
पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का हूँ और मेरे गांव में तो लगभग मैं और मेरे भाई के अलावा हम दोनों को समझते हैं कि बहुत ही कोई बेकार लोग हैं। तो हम दोनों के अलावा सब आर्मी में हैं और अगर आप उनसे बात करो तो वो लोग कहते हैं, मतलब मैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कह रहा हूँ, हाउ कैन अ मैन डाई बेटर, हाउ कैन अ मैन डाई बेटर बाय फेसिंग fearful lords for the ashes of his father and the temples of his gods। तो ये हमारे लोगों के बारे में है, हमारे उत्तराखंडियों के बारे में कि हम शक्ति के उपासक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों में एक हीन भावना है। हमारे जो पूर्वज थे वो लोग थे खस। उत्तराखंड में सबसे अधिक जाति जो है वो खस जाति की है। खस ठाकुर भी होते हैं, खस ब्राह्मण भी होते हैं और ये सब लोग आए हैं। इसके साथ अब हम आते हैं, इसके साथ हम अब जाते हैं आपके अन्य क्षेत्रों में। तो गढ़वाल का जो रम्माण नृत्य है, रम्माण के बारे में आपको मालूम ही है कि जोशीमठ के सामने 3 गांव जो हैं पैखंडा घाटी में, वहां पर से रम्माण जो नृत्य है ये प्रारंभ हुआ था। रम्माण जो है इसके बारे में लोगों ने ये कहा है, जो रम्माण पे जिन्होंने अध्ययन किया है, जिन इतिहासकारों ने, उनका कहना है कि इट इज अ फोक ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमारे गढ़वाल का नृत्य है रम्माण, उसको उन्होंने संरक्षित किया है, विशेष स्थान दिया है, विशेष दर्जा दिया है और इसको उन्होंने इंस्क्रिप्ट किया है रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता की जो संस्कृति है उस संस्कृति में, तो आने वाले कई युगों तक कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में हमारा रम्माण नृत्य है उसको रखा जाएगा, उसको स्थान दिया गया है। रम्माण के साथ ही साथ अल्मोड़ा नामक स्थान हुआ और वो अल्मोड़े और उनके पिताजी लेफ्टिनेंट जनरल थे और वो चाहते थे कि वो अपने लड़के को बाहर भेजें, लेकिन